आज की वीडियो लेक्चर में हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। पॉलीमर जैसा कि नाम से क्लियर है, काफ़ी जाइंट बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट मोनोमर होगी, वो कंटिन्यूअली आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करेंगे जिसे हम पॉलीमर कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे पॉलीथीन है तो ये एथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, CH2 CH2। ये हो गया आपका पॉलीथीन। तो एक इसकी मोनोमर यूनिट है एथीन और ये पॉलीमराइज होके और पॉलीथीन दे देगी। ठीक इसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये भी आपका पॉलीमर है। जनरली एक और टर्म काम में ली जाती है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है कि इसके अंदर एक ही तरह की स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती, जबकि एक से ज़्यादा तरह के स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगे, मोनोमर यूनिट्स। जैसे यदि अपन नायलॉन 6 की बात करते हैं, नायलॉन 6 ये जो है ये हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों के मिलने से बनेगा। तो ये कोपॉलीमर होगा क्योंकि इसके अंदर दो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे। इससे फिर ये आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन है, एडिपिक एसिड, फिर इससे वापस एक हेक्सामेथिलीन डायमीन जुड़ेगा और इधर की तरफ से एडिपिक एसिड जुड़ेगा। तो ये आपका नायलॉन 6 है जो कि एक कोपॉलीमर है। पॉलीमर्स को हम कई उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से है। यदि अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के और टेक्नोलॉजिकल यूजेस के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये मोटे रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इलास्टोमर्स। नाम से क्लियर है, इनकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। जैसे रबर जो होता है, जब अपन एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रैच हो जाता है और जब उस फोर्स को वापस अपन हटाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो जो नेचुरल रबर है इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये जो पॉलीमर्स होते हैं, जब अपन इनको गर्म करते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब वापस इनको ठंडा करते हैं हम तो ये वापस अपने हार्डनेस को गेन कर लेते हैं। तो जो प्लास्टिक के दूसरे आइटम्स बनाए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक, जब सॉफ्ट स्टेट में है तो उनको अलग अलग सांचों में मोल्ड में डाल के और अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं। और जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, PVC है, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड लेते हैं अपन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर्स हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स जब आप उनको गर्म करते हो हार्ड हो जाते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्रॉस लिंक्ड, हाईली क्रॉस लिंक्ड होगा और एक रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे बेकेलाइट है जिसके की स्विचेस वगैरह बनते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में आएंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस जिससे कि मोनोमर को हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और ये 2 तरह के हैं मेनली। फर्स्ट है एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन और
चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन, और दूसरा है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन। दो तरह के पॉलीमराइजेशन होंगे, अपन एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस तरह के पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कंबाइन होते रहते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। जैसे जो मोनोमर है ये एन और ये आपका पॉलीमर बन गया, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। और अगर इस तरह के पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल की बात करें, अभी पॉलीएथीन का अपन ने देखा, एक पॉलीविनाइल, ये विनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीमराइज होके पीवीसी देगा। ये पीवीसी हो गया आपका। तो इसमें देख रहे हैं आपकी मोनोमर यूनिट्स जो है वो कंबाइन होती चली जाएंगी और पॉलीमर मिल जाएगा हमें। यहीं पे ये एक्रिलोनाइट्राइल है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन गया आपका। अब हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडीशंस के आधार पर एडिशन पॉलीमराइजेशन किसी भी तरह से हो सकता है। अब हम एक एक ले लेते हैं। फर्स्ट है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इस तरह के पॉलीमराइजेशन में एक रेडिकल इनिशिएटर होगा, वो रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। ये रेडिकल मोनोमर से कंबाइन होकर एक नया रेडिकल बनाएगा। तो ये तो चेन इनिशिएशन हो गया। ये जो रेडिकल बना है ये वापस से एक मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा और फिर से रेडिकल बनते चले जाएंगे और चेन आगे से आगे प्रोपेगेट होती जाएगी। यहाँ ये नया मॉलिक्यूल आकर ऐड हुआ है और ये बन गया। फिर इस तरह से n स्टेप्स आगे चलेंगे अपन और ये कंटिन्यूअली मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी। ये जो चेन का टर्मिनेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो दो रेडिकल कपलिंग हो जाएगी या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। ये दो रेडिकल आपस में कपल हो गए हैं और पॉलीमर बन गया है, चेन टर्मिनेट हो गई यहाँ पे। या फिर चेन टर्मिनेशन होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, जिसके अंदर कि ये इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट होके और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं हम आयनिक पॉलीमराइजेशन। जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अपन ने पढ़ा, ये आयनिक इनिशिएटर से भी शुरू किया जा सकता है, और यदि केटायन से होगा तो केटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा, एनायन से शुरू होगा तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। आयनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि चेन का इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन इनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। केटायनिक पॉलीमराइजेशन के इनिशिएशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में जो हमारा मोनोमर है उसका एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। किसी भी एसिड से इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ये कार्बोकेटायन नेक्स्ट स्टेप में एक और मोनोमर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके और इस तरह से चेन को आगे बढ़ाएगा, प्रोपेगेशन होगी और n स्टेप्स आगे बढ़ के और लास्ट में टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में जैसे इसने प्रोटॉन ट्रांसफर सॉल्वेंट को कर दिया और ये फाइनली अपना पॉलीमर मिल गया हमें। जिन मोनोमर्स में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे एल्कोक्सी है, फेनिल ग्रुप है, वो इजीली इस तरह के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जा सकते हैं। जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज से इनिशिएट करवाया जा सकता है, जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम है, लिथियम अमाइड है। और जो मोनोमर है इसके अंदर ये ग्रुप आर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये प्रोपेगेटिंग स्पीशीज है वो स्टेबलाइज हो सके। ये कार्बेनाइन बन गया। अब ये कार्बेनाइन दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा। इस तरह से चेन आगे से आगे प्रोपेगेट होती जाएगी और n स्टेप्स तक आगे बढ़ेंगे। लास्ट में टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। इससे प्रोटॉन से इसने सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन ले लिया और ये हमारा पॉलीमर तैयार हो गया। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो मोनोमर यूनिट्स है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट हो, जिससे कि प्रोपेगेटिंग स्पीशीज स्टेबलाइज हो सके। नेक्स्ट लेते हैं कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस तरह के पॉलीमराइजेशन में जनरली जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे HCl, H2O, अल्कोहल
NH3, इन छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है और कंडेंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। यहाँ आप देख रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल है, ये एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल आपस में इनका पॉलीमराइजेशन वो स्टेप है एक, ये बना आपका प्रोडक्ट। इसमें H2O मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो गया है और ये बना। अब ये कंपाउंड वापस से एक दूसरे एथिलीन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करके इधर से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और चेन आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे फिर वापस एडिपिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो एडिपिक एसिड से वापस से ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होके इधर की तरफ चेन इस तरह से ग्रो करेगी। तो इसको अपन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं या कंडेंसेशन। जो स्टार्च हैं, सेल्यूलोज हैं, ये नेचुरली आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, टेरिलीन, बेकेलाइट, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, सिंथेटिक हैं ये सारे।